हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम यूनिट 9 स्टार्ट कर रहे हैं। यूनिट 9 में हम ह्यूमन डेवलपमेंट एंड इंटरवेंशंस पे बेस्ड है ये। इसमें आज हम इस वीडियो में डेवलपमेंटल प्रोसेसेस, नेचर, प्रिंसिपल्स, फैक्टर्स इन डेवलपमेंट, स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट एंड सक्सेसफुल एजिंग, बहुत ही सिंपल और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। सबसे पहले बात करेंगे, आपको ये याद होगा हमने MPC 002 में सारा हमने डेवलपमेंट के बारे में ही पढ़ा है। तो ये सारा थोड़ा सा ब्रीफ में है ये क्या क्या है ये, क्योंकि इसमें क्या है ना कि UGC का जो सिलेबस है आपका, उसमें आपने जितना भी अभी MA में पढ़ा है फर्स्ट ईयर में, वो सारा ही, जैसे हमने सोशल साइकोलॉजी किया, हमने MPC 002 किया था लाइफ स्पैन, वही सब चीज़ें जो हैं इन्होंने यूनिट्स में जो है शॉर्ट फॉर्म में दे दी हैं। तो इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नेचर ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट इज़ अ लाइफ लॉन्ग कंटिन्यूअस एंड सिस्टमेटिक प्रोसेस ऑफ चेंज डैट बिगिंस एट कंसेप्शन। जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है, जब माँ कंसीव करती है तब से ये स्टार्ट होते हैं, कंटिन्यूस टिल डेथ। It involves the interaction of biological, cognitive, emotional, and social factors, leading to progressive unfolding of an individual's capacities and potential। ये मैंने आपको सिंपल जो नेचर ऑफ डेवलपमेंट क्या होती है उसके बारे में हमने बात की। जैसे आपका सिलेबस में है नेचर, फिर इसमें क्या है कि की एस्पेक्ट्स क्या होते हैं डेवलपमेंट के, बट व्हाट इज़ कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी का मतलब क्या है कि डेवलपमेंट जो होती है कभी भी आइसोलेटेड स्टेप्स में नहीं होती है। हर स्टेज जो होते हैं बिल्ड्स अपॉन दी प्रीवियस वन इन ए स्मूथ एंड कनेक्टेड वे, फॉर्मिंग ए कंटिन्यूअस प्रोसेस ऑफ ग्रोथ एंड एडेप्टेशन। एक स्मूथ वे में होती है। जब हमारी एक स्टेज कंप्लीट होती है, एक स्टेप खत्म होता है, तो फिर हमारी क्या होती है, नेक्स्ट स्टेज स्टार्ट हो जाती है। तो ये क्या होता है, लाइफ लॉन्ग चलता है कंटिन्यूअस प्रोसेस ऑफ ग्रोथ एंड एडेप्टेशन। फॉर एग्जाम्पल, ए बेबी फर्स्ट लर्न्स टू क्रॉल। सबसे पहले बच्चा क्या करता है, क्रॉलिंग सीखता है, फिर वो खड़ा होता है, वॉक करता है, एंड फाइनली रन। एंड दीज स्टेप्स हैपन ग्रेजुअली, वन स्टेज लीड्स नेचुरली टू द नेक्स्ट, शोइंग दैट डेवलपमेंट कंटिन्यूज इन ए स्मूथ एंड कनेक्टेड सीक्वेंस। यानी ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, एक स्टेज खत्म होती है फिर दूसरी स्टार्ट हो जाती है। फिर चेंज एंड स्टेबिलिटी। डेवलपमेंट इन्वॉल्व्स बोथ चेंज, यानी चेंज क्या होता है, ग्रोथ भी है एंड एडेप्टेशन भी है, एंड स्टेबिलिटी यानी कंसिस्टेंसी हमारी पर्सनैलिटी में। क्योंकि हमने ऑलपोर्ट की आपको डेफिनेशन याद भी होगी, जिसमें हमने क्या क्या किया था कि पर्सनैलिटी इज अ डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन विद इन द इंडिविजुअल ऑफ दोज साइकोफिजिकल सिस्टम दैट यूनिक जो है डेवलपमेंट ऑफ टू हिज एनवायरनमेंट, एडजस्टमेंट टू हिज एनवायरनमेंट। तो वही है ना कि इसमें क्या कहते हैं कि जो हमें डेवलपमेंट है ये चेंज भी होती है। चेंज का मतलब ये ग्रोथ, हम आगे बढ़ते हैं, और जैसे हम जिस सिचुएशन में आते हैं उसके अनुसार से हम लोग क्या करते हैं, अपने आप को अडेप्ट भी करते हैं। फिर स्टेबिलिटी यानी हमारी जो पर्सनैलिटी है डेट इज़ कंसिस्टेंट, और जो हमारा टेम्परामेंट है उसके रिगार्डिंग तो ये चेंज भी होती है एंड स्टेबिलिटी भी है। फॉर एग्जाम्पल, A child may learn new ways to express emotions but may remain shy or quiet। यानी कि एक बच्चा जो है अपने जो इमोशंस को एक्सप्रेस कर, जो बड़ा होता है नए नए तरीके सीखता है, ठीक है, लेकिन जो उसकी बेसिक नेचर है, ठीक है, जो वो क्या है, जो उसको बचपन से उसको शाई नेचर, उसकी क्वाइट है, चुप रहता है, तो वो क्या होगी, लाइक दे वर इन द अर्ली चाइल्डहुड। सो वाइल सम थिंग्स डेवलप और इम्प्रूव, भले ही कुछ चीज़ें इम्प्रूव होती हैं एज के साथ, लेकिन सर्टेन पार्ट्स ऑफ द पर्सनैलिटी स्टिल रिलेटिवली द सेम। तो कुछ चीज़ें सेम रहती हैं, कुछ चीज़ें क्या होती है टाइम के साथ जो है आगे हम बढ़ते हैं तो चेंज होती रहती है। देन है मल्टी डायमेंशनल डेवलपमेंट अकर्स अक्रॉस सेवरल डोमेन। जैसे अगर हम फिजिकल की बात करते हैं, फिजिकली होती है ना, कई डोमेन्स में होती है। फर्स्ट इज फिजिकल, बायोलॉजिकल ग्रोथ होगी इसमें, मोटर स्किल्स हो गई इसमें, कॉग्निटिव में थिंकिंग आ जाएगी, रीजनिंग आ जाएगी, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी आ जाएगी, इमोशनल फीलिंग्स आ जाएंगी, सेल्फ रेगुलेशन आ जाएगा, सोशल यानी रिलेशनशिप्स की हम बात करेंगे, सोशल रोल्स की बात करेंगे। ये क्या हो गया हमारी मल्टी डायमेंशनल। कहने का मतलब क्या है कि हर तरीके से हर डोमेन में होती है, चाहे फिजिकल हो, चाहे कॉग्निटिव हो, चाहे इमोशनल हो, और चाहे सोशल हो। नेक्स्ट है मल्टी डायरेक्शनल, कि सम एबिलिटीज इंप्रूव वाइल अदर्स डिक्लाइन विद द एज। मल्टी हर पॉजिटिव डायरेक्शन में भी होती है, नेगेटिव डायरेक्शन में भी होती है। जैसे एन ओल्डर, कोई एक जो हम आगे बढ़ते हैं, जो ओल्डर एडल्ट्स, विजडम एंड नॉलेज में कीप ऑन इंक्रीजिंग, क्योंकि उसको लाइफ का एक्सपीरियंस है, बट जो उसकी मेमोरी रिकॉलिंग की जो एबिलिटी है डेट डिक्लाइंस, डिक्रीजेज। सो डेवलपमेंट मूव्स इन मैनी डायरेक्शन
एक एरिया में अगर वो इम्प्रूव होती है तो दूसरे एरियाज़ में वो क्या होती है, डिक्लाइन भी करती है। तो ये क्या है कि वो मल्टी डायरेक्शनल है। देन है प्लास्टिसिटी। प्लास्टिसिटी मीन्स दैट डेवलपमेंट कैन चेंज और बी शेप्ड एट एनी एज थ्रू लर्निंग, एक्सपीरियंस और ट्रेनिंग। The human brain and behavior have the ability to adapt and improve. जैसे एग्जाम्पल, इफ़ समवन लूजेज मेमोरी एबिलिटी, ठीक है, किसी की जो है मेमोरी, जो हमारे जो है कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो मेमोरी क्या होती है, वो हमारे ब्रेन का हिपोकैम्पस जो है उसका कुछ पार्ट जो है डैमेज हो जाता है, तो मान लो जो उसकी जो है मेमोरी लूज हो रही है, ठीक है। दे कैन रिट्रेन देयर ब्रेन थ्रू मेमोरी। अगर वो एक्सरसाइज करता है, थेरापी करवाता है, तो अगेन जो क्या होता है वो रिकवर कर जाता है, थेरापी टू रिगेन स्किल्स। एंड दिस शोज दैट ह्यूमन डेवलपमेंट इज फ्लेक्सिबल एंड कैन बी मॉडिफाइड बाय एक्सपीरियंस एंड एफर्ट। नेक्स्ट है कि कंटेक्चुअल, किसी न किस कंटेक्स्ट में होती है, कि हम किस एनवायरनमेंट में रहते हैं। डेवलपमेंट टेक्स प्लेस विद इन ए स्पेसिफिक कंटेक्स्ट और एनवायरनमेंट विच इंक्लूड्स फैमिली, कल्चर, सोसाइटी, इकोनॉमिक कंडीशंस कैसी हैं, ठीक है ना। पुअर का अलग होगा, रिच का अलग होगा, मीडियम फैमिली का अलग होता है, कौन सी कल्चर है, इंडियन कल्चर है, वेस्टर्न कल्चर है, एंड हिस्टोरिकल टाइम। एंड दिस कंटेक्स्ट शेप हाउ ए पर्सन, कैसे हम बड़े होते हैं, सीखते हैं, एंड बिहेव। ए चाइल्ड ग्रोइंग अप इन सपोर्टिव, अगर एक बच्चा जो है वो सपोर्टिव एंड एडुकेटेड फैमिली में बड़ा हो रहा है तो ऑब्वियसली उसके अंदर कॉन्फिडेंस भी आएगा, उसकी जो कम्युनिकेशन स्किल होंगी वो भी काफ़ी अच्छी होंगी। वाइल ए चाइल्ड इन ए निगलेक्टेड, ऐसा बच्चा जिसको पेरेंट्स ने निगलेक्ट किया है, उसको जो है पेरेंट्स काफ़ी अथॉरिटेरियन है, उसको रीइंफोर्स नहीं करते उसके बिहेवियर के लिए, या जो भी उसकी बात नहीं सुनते हैं उसको निगलेक्ट करते हैं, और स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट है घर का, may struggle with self-esteem or learning. Therefore, development depends on the context in which a person lives. It is influenced by surrounding and life situation. This is called the contextual. तो कहने का मतलब क्या है, जो हमने आपका ये जो पार्ट कवर की है, इसमें हमने क्या कि नेचर क्या है, कि इसके जो डेवलपमेंट है उसकी नेचर क्या है, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो उसको किस किस कंटेक्स्ट में होती है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट फॉलोज सर्टेन यूनिवर्सल प्रिंसिपल दैट गाइड इट्स कोर्स, ऑल्दो द रेट एंड पैटर्न में वेरी अमंग द इंडिविजुअल। हर इंडिविजुअल का सेम नहीं होता, बट एक सर्टेन उससे निकलती है, क्या क्या उसके प्रिंसिपल्स होते हैं, क्या क्या जो हर एक में होते हैं। प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, जैसे हमने पहले भी किया है कि डेवलपमेंट इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस फ्रॉम कंसेप्शन टू डेथ। इट इन्वॉल्व ग्रेजुअल एंड क्यूमुलेटिव चेंजेस, नॉट सडन, क्योंकि धीरे धीरे चलती है, एक स्टेज कंप्लीट होती है, फिर हम दूसरी में पहुंचते हैं, फिर हम तीसरी में पहुंचते हैं। कहने का मतलब है कि आगे आगे हम बढ़ते जाते हैं, और सभी में होती है, कंटिन्यूस होती है। अगर एक में फिक्सेशन हो जाती है तो हम आगे नहीं बढ़ पाते। फिर है कि डेवलपमेंट फॉलोज प्रिंसिपल ऑफ सिक्वेंशियल डेवलपमेंट, का मतलब कि डेवलपमेंट फॉलोज एक डेफिनेट एंड ऑर्डरली सीक्वेंस, और ईच स्टेज और एबिलिटी एमर्जेस इन ए प्रेडिक्टेबल, सबको पता है कि ऐसा होगा। जैसे एक बच्चा होता है, सिट, पहले वो बैठता है, ठीक है, पहले वो बैठेगा, फिर वो क्या करेगा, क्रॉल करेगा, फिर स्टैंड करेगा, फिर वॉक करेगा, क्योंकि हमें ये सबको पता है कि बच्चे की एज के हिसाब से एक वो प्रेडिक्टेबल ऑर्डर में ही ग्रो करेगा। फिर प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन, कि डेवलपमेंट फॉलो टू, इन किस ढंग से करते हैं, टू बायोलॉजिकल पैटर्न्स होते हैं। एक होता है सिफेलोकॉर्डल ट्रेंड, जिसमें क्या होती है, डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम हेड टू फुट, यानी जो हमारी जो डेवलपमेंट होती है हेड कंट्रोल बिफोर वॉकिंग, हेड टू फुट, ये हमारी क्या होती है, सिफेलोकॉर्डल। एक होता है प्रॉक्सिमोडिस्टल, जिसमें क्या होती है, फ्रॉम सेंटर ऑफ द बॉडी आउटवर्ड, जैसे आर्म्स बिफोर फिंगर्स। तो इसको हम क्या बोलते हैं कि दो तरह से हमारी डेवलपमेंट होती है, दो डायरेक्शंस में होती है। प्रिंसिपल टू जनरल टू स्पेसिफिक, यानी पहले हम जनरल, जो बच्चा छोटा होता है, जैसे कोई भी चीज़ को पकड़ता है तो पहले क्या करता है, वो उंगलियों का मूव करता है, उसके बाद पूरे हाथ को वो यूज़ करता है। तो दिस प्रिंसिपल मीन्स द डेवलपमेंट मूव्स फ्रॉम द ब्रॉड general activities to more precise and specific actions. In the early stages, a child's movement or responses are uncontrolled and global. But with जैसे जैसे वो बढ़ता है, ग्रोथ होती है उसकी, प्रैक्टिस करता है उस चीज़ की, they become coordinated and purposeful. For example, a baby first moves इट्स होल आर्म व्हेन ट्राई टू पिक अप, पहले पूरा हाथ को वो यूज़ करता है, ठीक है, ये क्या है, जनरल है। बट बाद में वो क्या करता है, उस चीज़ को पकड़ने के लिए फिंगर को भी यूज़ करना शुरू करता है। यानी पहले तो पूरा हाथ ही वो टेबल के ऊपर रखता है, उसको कहीं टेबल के ऊपर मान लीजिए बेबी को कोई टॉय दिखता है, तो पहले वो क्या करता है, पूरा हाथ से उसको पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन
नहीं हो पाता, धीरे धीरे उसकी प्रैक्टिस करता है थोड़ा, है ना। जब उसके बाद धीरे वो क्या करता है, वो लर्न करता है कि अपनी फिंगर से उसको, फिंगर है थंब से उसको एक्यूरेटली उसको जो है ग्रेस्प कर पाए। दिस इज कॉल्ड द स्पेसिफिक रेस्पॉन्स। फिर प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, ये क्या होता है कि हर पर्सन जो ईच पर्सन डेवलप्ड एट इज ओन हिज और हर ओन यूनिक रेट एंड पैटर्न। हर इंडिविजुअल का अपना अलग होता है। कोई बच्चे बहुत जल्दी पिक कर लेते हैं, कई बच्चों को टाइम लगता है। तो इवन दो द सीक्वेंस ऑफ डेवलपमेंट इज द सेम फॉर एवरीवन, सीक्वेंस सबका सेम रहता है, ठीक है, बट स्पीड लेवल एंड स्टाइल ऑफ ग्रोथ डिफर फ्रॉम दी, हर इंडिविजुअल में अलग होता है ड्यू टू हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। किस एनवायरनमेंट में वो है ना, क्या फैमिली एनवायरनमेंट है, पेरेंट्स किस टाइप के हैं, उसका हेरिडिटी भी फ़र्क पड़ता है कि उसके पेरेंट्स जैसे हैं वैसे बच्चे में भी वो जीन्स आते हैं। इंटेलिजेंस लेवल भी होता है हर एक का, एक्सपीरियंसेस भी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल वन चाइल्ड में स्टार्ट वॉकिंग एट 10 में, कोई बच्चा जो होता है 10 महीने में वॉकिंग स्टार्ट करता है, वाइल अनदर बिगिन एट द 40 मंथ्स। यानी एक बच्चा को कोई 10 महीने में कहते हैं ना, इस बच्चे का तो दांत बहुत जल्दी आ रहे हैं, ये बच्चा तो बहुत जल्दी चलना सीख गया। तो डिपेंड अपॉन चाइल्ड टू चाइल्ड बिकॉज देर आर ऑलवेज इंडिविजुअल डिफरेंसेस। फिर प्रिंसिपल ऑफ मैच्योरेशन एंड लर्निंग, दिस प्रिंसिपल एक्सप्लेन द डेवलपमेंट डिपेंड्स ऑन बोथ मैच्योरेशन एंड लर्निंग विच वर्क टुगेदर। मैच्योरेशन का मतलब क्या है, मैच्योरेशन रेफर्स टू नेचुरल बायोलॉजिकल ग्रोथ कंट्रोल्ड बाय जीन्स लाइक फिजिकल और ब्रेन डेवलपमेंट। बाय लर्निंग क्या होता है, जो कैसे होते हैं, हम एक्सपीरियंस से सीखते हैं, विच कम फ्रॉम द एक्सपीरियंस प्रैक्टिस एंड इंटरेक्शन विद द एनवायरनमेंट। मैच्योरेशन प्रोवाइड द रेडीनेस एंड लर्निंग हेल्प इन द डेवलपिंग स्किल। तो ये क्या होता है कि हमारे कहने का मतलब क्या है कि दोनों बायोलॉजिकल भी डिपेंड करता है, हमारे जीन्स पे भी डिपेंड करता है, और हमारे जो है हम जब एनवायरनमेंट के कॉन्टेक्ट में आते हैं उसका नेचर और नर्चर हमने जो पढ़ा है। एग्जाम्पल, ए चाइल्ड कैन नॉट लर्न टू राइट until the muscles in their fingers have matured enough to hold a pencil properly। तो यानी showing that both maturation and learning, वो सीख भी रहा है, ठीक है, लेकिन वो क्या करता है तब तक नहीं होगा क्योंकि उसकी डेवलपमेंट कैसे हो रही है, फिजिकल डेवलपमेंट पे डिपेंड करता है, ब्रेन डेवलपमेंट पे डिपेंड करता है उसके ऊपर। यानी कहने का मतलब है कि मैच्योरेशन का भी रोल है, जो वो पिक कर रहा है उसके हिसाब से करेगा, लर्निंग तो उसको सीखेगा, उसको कैसे पकड़ना है तो उसके हिसाब से होगा। तो कहने का मतलब क्या है कि उसकी जो ये जो प्रिंसिपल क्या कहता है कि डेवलपमेंट जो होता है उसके ऊपर मैच्योरेशन का भी एज वेल एज लर्निंग दोनों का ही इम्पैक्ट होता है। फिर है प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन कि दिस प्रिंसिपल स्टेट्स द डेवलपमेंट अकर्स बाय कंबाइनिंग सिंपल एंड सेपरेट एक्शंस इनटू कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेटिंग एक्टिविटीज। इन द बिगिनिंग जैसे ये चाइल्ड क्या होता है, मूवमेंट आर रैंडम पर अनकोऑर्डिनेटेड होती है, रैंडम होती है, ठीक है, बट जो आगे बढ़ता है बच्चा, दीज पार्ट्स बिकम ऑर्गेनाइज्ड इनटू ए स्मूथ एंड पर्पसफुल होल। एग्जाम्पल, ए बेबी फर्स्ट मूव्स इन इट्स आर्म लेग्स सेपरेटली। पहले बच्चा क्या करता है, अपनी आर्म्स को लेग्स को अलग अलग ढंग से वो मूव करता है, ठीक है, बट लेटर लर्न्स टू कोऑर्डिनेट दिस मूवमेंट्स टू क्रॉल, क्योंकि बच्चे को नहीं पता था क्योंकि वो लेटर रहता है, धीरे वो बैठता है, उसके बाद धीरे करके, क्योंकि आप देखो जब बच्चा बैठा होता है कभी वो हाथ और पाँव एक साथ नहीं करता, हाथ अलग करेगा पाँव अलग करेगा, लेकिन व्हेन इट स्टार्ट्स टू क्रॉल और वॉक तो उसको कोऑर्डिनेशन करना आ जाता है। दिस शोज हाउ डिफरेंट simple actions are integrated into unified skill. This is called the principle of integration. तो इस तरह से हमने क्या किया, ये सारे हमने प्रिंसिपल्स किए। नेक्स्ट है आपका फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग डेवलपमेंट। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि हमारे डेवलपमेंट को जो है इम्पैक्ट डालते हैं। डेवलपमेंट इज शेयर्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स, जैसे डिफरेंट फैक्टर्स है, हेरिडिटी हो गया, बायोलॉजिकल हो गया, एनवायरमेंटल हो गया, सोशल एंड कल्चरल, एंड दीज फैक्टर्स वर्क टुगेदर and influence each other, leading to unique patterns of growth in every individual. First is heredity, ये genetic factors. Heredity क्या होता है? Refers to the biological traits and characteristics passed on from हमारे पेरेंट्स से हमारे बच्चों में आती है through genes. It determines physical features like height, eye color, body structure, hair, and influences हमारी इंटेलिजेंस पे भी इम्पैक्ट आता है, टेम्परामेंट पे भी आता है, एंड सम हेल्थ कंडीशंस. ए चाइल्ड इनबोर्न पोटेंशियल फॉर डेवलपमेंट डिपेंड ग्रेटली ऑन द हेरिडिटी पे डिपेंड करता है. क्यों? क्योंकि उसी से ही बच्चा जो है, जो अपने पेरेंट्स से जो उसको मिलता है, उस पर बहुत इम्पैक्ट होता है, और विच प्रोवाइड द फाउंडेशन ऑन विच एनवायरनमेंट बिल्ड. क्योंकि बच्चे में जो जीन्स होते हैं, है ना, वो क्या होते हैं, अपने मोर और लेस अपने पेरेंट्स से, माँ से या फादर से ही आते हैं,
उसी के हिसाब से उसी हिसाब से हम कहते हैं कि वो बच्चा किस फैमिली में है, वो भी क्या है उसको एनवायरनमेंट के थ्रू भी तभी आता है जब वो उसके अंदर वो जीन्स जिस फैमिली में होता है वहीं से उसको मिलते हैं। एग्जाम्पल, ए चाइल्ड में इनहेरिट, अगर मान लीजिए किसी के जैसे उसकी कोई बच्चा म्यूजिक में अच्छा है ना, एथलेटिक स्किल्स में अच्छा है, तो ये क्या है, ये भी उसका जो जीन्स हैं जो उसको अपने पेरेंट्स से मिले हैं, ऐसा कहा जाता है। क्योंकि हम जेनेटिक फैक्टर्स की बात करते हैं, हेरिडिटी की बात करते हैं, जहाँ हेरिडिटी की बात होती है वहाँ जो ऑलवेज जीन्स जो होते हैं पास ऑन ट्रांसफॉर्म फ्रॉम पेरेंट्स टू चाइल्ड। नेक्स्ट है एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट में क्या होता है, सारी एक्सटर्नल कंडीशंस, एक तो फैमिली हो गई, एक क्या होता है कि जहाँ पे बच्चा बड़ा होता है वो उस लोगों से क्या सीखता है। जैसे जब घर से बाहर निकलता है तो सबसे पहले तो बच्चा अपने घर में ही है ना, पेरेंट्स के अलावा बाकी लोग हैं उनके भी कांटेक्ट में आता है, फिर स्कूल है, नेबरहुड है, कल्चर है, सोशल एक्सपीरियंसेस है, ये सारा हमारा क्या होता है एनवायरनमेंट में आते हैं। ए पॉजिटिव स्टिमुलेटिंग एनवायरनमेंट एनकरेजिंग लर्निंग एंड कॉन्फिडेंस, जबकि नेगेटिव होगा तो ऑब्वियसली जो डेवलपमेंट होगी वो क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी। हमेशा बच्चे को आगे बढ़ने के लिए बैलेंस पर्सनैलिटी का जितना उसको सपोर्टिंग एटमॉस्फेयर मिलेगा, एनवायरनमेंट मिलेगा, उतना ही बच्चे की डेवलपमेंट क्या होगी, वो बेटर होगी। तो इस ढंग से हमने एग्जाम्पल जैसे ए लविंग सपोर्टिंग होम प्रोमोट्स इमोशनली स्टेबल सिक्योरिटी एंड good behavior. Then the biological behavior. These are the physical and physiological conditions that influence development, such as हम कहते हैं ब्रेन का फंक्शन की बात करते हैं, न्यूट्रिशन, हॉर्मोन्स एंड ओवरऑल हेल्थ। ये क्या है, फिजिकल एंड फिजियोलॉजिकल कंडीशन दैट इन्फ्लुएंस डेवलपमेंट। ठीक है, प्रॉपर न्यूट्रिशन एंड गुड हेल्थ केयर ड्यूरिंग ग्रोथ ईयर्स इंश्योर, अगर हम प्रॉपर न्यूट्रिशन लेते हैं तो नॉर्मल हमारी फिजिकल एंड मेंटल डेवलपमेंट होगी। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हमारे को प्रॉपर हमें अगर न्यूट्रिशन मिलता रहता है तो हमारी जो डेवलपमेंट होती है वो क्या होती है, फिजिकल एंड फिजियोलॉजिकल कंडीशन क्या होंगे, वो बेटर हो जाएंगी। लैक ऑफ प्रॉपर न्यूट्रिशन इन चाइल्डहुड में कॉज डिलेड ग्रोथ और लो कंसंट्रेशन। द साइकोलॉजिकल फैक्टर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट। जो साइकोलॉजिकल फैक्टर्स क्या होते हैं, जिसमें हमारी इमोशंस आती हैं, मोटिवेशन आती है, इंटेलिजेंस आती है, पर्सनैलिटी आती है एंड हमारा खुद का जो है सेल्फ कंसर्न, हम अपने बारे में क्या सोचते हैं। ए पर्सन इनर मेंटल स्टेट अफेक्ट्स हाउ दे लर्न, बिहेव एंड इंटरेक्ट विद अदर्स एंड इमोशनल सिक्योरिटी एंड मोटिवेशन आर एसेंशियल फॉर हेल्दी डेवलपमेंट। आप देखा होगा कई बच्चे बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं, छोटी बातें रोना शुरू कर देते हैं, कई बच्चे ऐसे होते हैं बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, डिपेंड अपॉन दे हाउ मच इमोशनल सिक्योरिटी दे हैव। अगर जितना इमोशनल वो दे आर सिक्योर उतनी उनकी पर्सनैलिटी अच्छी होती है, बैलेंस्ड होती है। ए चाइल्ड हु फील्स लव्ड एंड एनकरेज्ड इज मोर कॉन्फिडेंट एंड ईगर टू लर्न। ठीक है, जितना उसको कहने का मतलब कि मोरलेस सारे फैक्टर जो हैं ये सब इंटरलेटेड ही होते हैं। तो फिर आपके सोशो कल्चरल फैक्टर्स, सोशो कल्चरल फैक्टर्स में कस्टम क्या है, ट्रेडिशंस क्या है, रिलीजन क्या है, वैल्यूज, सोशल नॉर्म्स ऑफ द सोसाइटी इन विच ए पर्सन, ये सब वही एनवायरमेंटल फैक्टर जो है किस कल्चर में हम लोग रहते हैं। वो इंडियन कल्चर का अलग होगा, वेस्टर्न कल्चर का अलग होगा, पेरेंट्स का आएगा, घर का है, स्कूल का है, सब चीज़ें वही मोरलेस इंटरलिंक्ड है कि कल्चर शेप्स एटीट्यूड क्या है, बिलीव्स एंड बिहेवियर पैटर्न इन्फ्लुएंसिंग हाउ इंडिविजुअल थिंक, फील एंड रिलेट टू others. Example, in collectivist cultures, children are taught cooperation and family respect, while in अगर individualistic होती कल्चर जैसे कि यूएस है, कनाडा है, इनमें क्या है, इंडिपेंडेंस इज एनकरेज, जहाँ पे बच्चे को छोटी उम्र में उसको इंडिपेंडेंट बनाकर छोड़ दिया जाता है। फिर इकोनॉमिक फैक्टर्स, इकोनॉमिक कंडीशन अफेक्ट डेवलपमेंट बाय डिटर्मिनिंग एक्सेस टू बेसिक फूड, है ना, कि हमारी नीड्स पूरी होती है कि नहीं होती, एजुकेशन, हेल्थ केयर एंड अपॉर्चुनिटीज। फैमिलीज विद गुड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कैन प्रोवाइड बेटर न्यूट्रिशन, स्कूलिंग एंड लिविंग कंडीशन विच अल्टीमेटली क्या होगा, प्रमोट बेटर ओवरऑल डेवलपमेंट। एग्जाम्पल, children from well-off families often have better educational and health opportunities than those from the poor background। जो बच्चे जो हैं जितना ज़्यादा अगर वो उनकी नीड्स पूरी होती हैं, उनके जो खर्चे पूरे होते हैं, कहने का जितना सिक्योर्ड फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग होते हैं पेरेंट्स, उतना ही बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस ज़्यादा बेटर होता है। प्रीनेटल फैक्टर्स, प्रीनेटल का मतलब क्या है, दैट कंडीशन दैट अफेक्ट द डेवलपमेंट ऑफ बेबी बिफोर बर्थ, यानी प्री नेटल माँ के गर्भ में जो बच्चा है। द मदर्स की डेथ, न्यूट्रिशन, इमोशनल स्टेट एंड एक्सपोजर टू हार्मफुल सब्सटेंसेस लाइक एल्कोहल, ड्रग्स और इन्फेक्शन कैन इन्फ्लुएंस द ग्रोथ ऑफ द फीटस।
ठीक है। अब क्या कहते हैं कि मदर जो है, मदर अपनी हेल्थ का कितना ध्यान रखती है, मदर की खुद की इमोशनल स्टेट कैसी है, या वो अल्कोहल है, ड्रग्स है, किसी तरह का उसको इन्फेक्शन तो नहीं है, ये सब अल्टीमेटली जो है फीटस की ग्रोथ के ऊपर असर डालती ही हैं। एग्जाम्पल, ए मदर्स पुअर डाइट और स्ट्रेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कैन लीड टू लो बर्थ वेट और डेवलपमेंट प्रॉब्लम्स ड्यू इन द बेबी। फिर फैमिली एंड सोशल रिलेशनशिप। फैमिली एंड सोशल रिलेशनशिप का मतलब क्या है कि फैमिली एंड सोशल रिलेशंस प्ले ए क्रूशियल रोल इन शेपिंग पर्सनैलिटी एंड बिहेवियर। पर्सनैलिटी में कैसे करेंगे कि फैमिली है, उनका पेरेंटिंग का जो स्टाइल है वो कैसे है, अथॉरिटेरियन पेरेंट है तो बहुत स्ट्रिक्ट हो गए, है ना, कितना वो रीइंफोर्स करते हैं अपने बच्चों को, कैसे इमोशनल सपोर्ट है फैमिली के अंदर, क्या उनका पीयर का जो भाई बहन उनके रिलेशनशिप कैसे हैं, डायरेक्टली अफेक्ट ए पर्सन इमोशनल एंड सोशल ग्रोथ। ए वार्म secure relationship increases positive self-esteem and adjustment. Example, a child raised in a caring and communicative family learns trust and empathy. नेक्स्ट है एजुकेशनल फैक्टर्स। इसमें क्या होगा, एजुकेशन प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटीज़ फॉर इंटेलेक्चुअल एंड सोशल डेवलपमेंट। स्कूलिंग जबकि बच्चा जो फैमिली के बाद कहाँ जाता है, स्कूल में जाता है। स्कूल क्या है, स्कूल टीचर्स डिसिप्लिन, कोऑपरेशन एंड क्रिटिकल थिंकिंग। टीचर्स का रोल बहुत बड़ा होता है। टीचर क्या होते हैं, एंड लर्निंग एनवायरनमेंट जहाँ पे बच्चे स्कूल में जाते हैं, शेप एटीट्यूड्स एंड वैल्यूज दैट कंट्रीब्यूट टू द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। तो जैसे एग्जांपल में एनकरेजिंग टीचर्स हेल्प स्टूडेंट्स डिस्कवर देयर स्ट्रेंथ एंड डेवलप कॉन्फिडेंस। अगर टीचर्स जो हैं बच्चों को मोटिवेट करते हैं, है ना, उनके अच्छी चीज़ों उनको प्रेज करते हैं, तो ऐसे में क्या होता है कि बच्चों के अंदर अलग तरह का जो डेवलपमेंट होता है, क्या, कॉन्फिडेंस। Cultural and historical factors. Every person develops within a particular time and culture. Social values, technology, and world events influence the opportunities and challenges faced during the development. तो जैसे एग्जाम्पल, जैसे टूडेज चिल्ड्रन ग्रो अप विद डिजिटल टेक्नोलॉजी विच इन्फ्लुएंसेस देयर लर्निंग स्टाइल एंड देयर बिहेवियर। किस कल्चर में है, क्या उनकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, ये सब चीज़ों पे उनका फ़र्क पड़ता है। किस टेक्नोलॉजी को, सोशल वैल्यूज़ क्या है, टेक्नोलॉजी क्या है, वर्ड इवेंट्स क्या है, ये सब चीज़ें जो हैं उनकी डेवलपमेंट के ऊपर इम्पेक्ट डालते हैं। फिर स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट अकर्स इन डिस्टिंक्ट स्टेजेस ईच विद स्पेसिफिक डेवलपमेंट टास्क एंड चैलेंजेस। जैसे हमने एरिक्सन के बारे में काफ़ी पढ़ा है, जीन पियाजे के ऊपर पढ़ा है, जिन्होंने कॉग्निटिव के बारे में बताया, इन्होंने सारी स्टेजेस के बारे में बताया, एंड अदर डेवलपमेंट थ्योरिस्ट होते हैं, उन्होंने टाइम टू टाइम डिफरेंट तरह के उन्होंने क्या कहा है कि ये स्टेजेस होती हैं। ईच स्टेज प्रेजेंट द डेवलपमेंटल टास्क दैट मस्ट बी अचीव्ड फॉर हेल्दी एडजस्टमेंट एंड प्रोग्रेशन टू द। अगर एक जो स्टेज में हम इजीली उसको क्रॉस कर जाते हैं तो हमारी अच्छे से हमारी जो है हेल्दी एडजस्टमेंट होती है, हेल्दी पर्सनैलिटी बनती है और हम आगे नेक्स्ट स्टेज के अंदर एंटर कर जाते हैं। मैंने आप लोगों के लिए बहुत ही इजी तरीके से एक टेबल बना के दिया आपको, नेक्स्ट पेज में भी है, जिसमें हमने फर्स्ट में क्या किया, स्टेज की है, फिर उसकी रेंज क्या कौन सी एज में होती है, और हर स्टेज के क्या उसके की फीचर्स एंड डेवलपमेंटल टास्क होते हैं। जैसे हम प्री नेटल स्टेज की बात करते हैं, कंसेप्शन टू बर्थ तक 9 महीने जो बच्चे का माँ के पेट में रहता है, वहाँ से लेकर टिल बर्थ। ग्रोथ ऑफ ऑर्गन्स, ब्रेन एंड बॉडी स्ट्रक्चर सेंसिटिव टू मैटरनल हेल्थ एंड एनवायरनमेंट। ये क्या हमारी प्री नेटल स्टेज। इन्फेंसी 0 to 2 ईयर्स की रैपिड फिजिकल ग्रोथ होती है, सेंसरी एंड मोटर डेवलपमेंट होती है, अटैचमेंट फॉर्मेशन, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। ये हमने सारा एरिक्सन की जब हमने साइको सोशल जो स्टेजेस की थी उसमें डिटेल में पढ़ा हुआ है, आप उसमें देखेंगे। मेरे जो MPC 002 में हमने पूरा बहुत डिटेल में सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई है, इसकी वीडियोस बनाई हैं। फिर है अर्ली चाइल्डहुड जो कि 2 to 6 ईयर्स की है, क्योंकि 0 to 2 हमने क्या की है अभी उसमें की है जो है इन्फेंसी पीरियड किया है। अब क्या अर्ली चाइल्डहुड 2 to 6 ईयर्स, इसमें क्या होता है डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज, इमेजिनेशन, सेल्फ कंट्रोल, जेंडर आइडेंटिटी, इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, इसको हम बोलते हैं एरिक्सन के अकॉर्डिंग स्टेज को। फिर है मिडिल चाइल्डहुड 6 to 12 ईयर्स, मास्टरी ऑफ बेसिक स्किल्स होती है, रीडिंग राइटिंग बच्चे सीखते हैं, कॉपरेशन, पीयर रिलेशंस, इंडस्ट्री वर्सेस इन्फ्रियोरिटी, ये स्टेज का नाम है, ठीक है। फिर एडोलेसेंस 12 से 18 साल की, प्यूबर्टी, आइडेंटिटी फॉर्मेशन, इमोशनल इंस्टेबिलिटी, पीयर प्रेशर,
सर्च फॉर इंडिपेंडेंस, अपनी अपनी आइडेंटिटी को सर्च करते हैं कि हम क्या हैं। एक ही पल में तो पेरेंट्स कहते हैं आप इंडिपेंडेंट हो गए, दूसरे पल बच्चे को कहा जाता है कि अभी आप छोटे हो, आप ये काम नहीं कर सकते। कहने का मतलब कि आप अपनी आइडेंटिटी को, अपनी कि वो कहाँ एग्जिस्ट करते हैं, उसको बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही खतरनाक स्टेज होती है। इसमें बच्चे बहुत जल्द अच्छे भी निकल जाते हैं और वो डिप्रेशन में भी आ जाते हैं। अर्ली एडल्टहुड जो कि 18 से 40 साल की स्टेज है, जो कि कैरियर एस्टेब्लिशमेंट की एज है, मैरिज है, फैमिली लाइफ है, इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन। फिर है मिडल एडल्टहुड जो कि 40 to 60 ईयर्स की है। स्टेबिलिटी आ जाती है, प्रोडक्टिविटी है, गाइडिंग नेक्स्ट जनरेशन, आगे आपको क्या करना है, बच्चे आगे उसको हम अपने बच्चों को आगे बताते हैं, जनरेटिविटी वर्सेस स्टेग्नेशन। फिर लेट एडल्टहुड जिसको हम ओल्ड एज कहते हैं, 60+, ये क्या होती है 60+। एडजस्टमेंट टू रिटायरमेंट, कोपिंग विद फिजिकल डिक्लाइन, इंटीग्रेटिव वर्क से डेस्पेयर, ये हमारी क्या है सारी हमने एरिक्सन के हमने स्टेजेस जो हैं ऑलरेडी की हुई हैं, उन्हीं का ही है। आप इसको जो और डिटेल में करना चाहें तो MPC 002 में अलग से प्लेलिस्ट है, आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। फिर है वैसे आपका UGC के सिलेबस के हिसाब से ये मोर देन सफिशिएंट है। फिर सक्सेसफुल एजिंग क्या होती है? सक्सेसफुल एजिंग रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ मेंटेनिंग फिजिकल हेल्थ, अपने नाम से मालूम है सक्सेसफुल यानी मेंटेनिंग फिजिकल हेल्थ, कॉग्निटिव फंक्शनिंग, इमोशनल वेलबींग एंड एक्टिव सोशल इन्वॉल्वमेंट इन लेटर लाइफ, जब हमारी 60+ की एज है। ठीक है, अब क्या थ्योरेटिकल फ्रेम है, जैसे बाइल्स एंड बेल्स ने 1990 में कहा कि उन्होंने क्या कहा, SOC मॉडल दिया, सेलेक्शन, optimization and compensation, to explain how people can age successfully. SOC model: selection, choosing most important life goals and focusing energy on them. Example: an older person may choose to spend more time with family rather than take on the new work responsibility. तो इस एज में हम क्या करते हैं, सिलेक्शन करते हैं कि क्या चीज़ हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, उसी पे ही हम फोकस करते हैं। ठीक है, फिर ऑप्टिमाइजेशन यानी मेकिंग द बेस्ट यूज़ ऑफ वन स्किल एंड रिसोर्सेज टू अचीव दीज गोल्स, जैसे एक्सरसाइजिंग रेगुलरली टू स्टे स्ट्रॉन्ग एंड इंडिपेंडेंट। इस एज में हम क्या करते हैं, हमें लगता है कि अपनी अब जो है आराम करने की सिचुएशन है, हमें अपने को हेल्दी रखना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि हम एक्सरसाइज करते हैं, अपने आप को हेल्दी रखते हैं, ताकि क्योंकि इस एज में क्या होते हैं रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी ख़त्म हो रही होती हैं और जो आपको जो है रिटायरमेंट भी मिल जाती है, तो अपनी फैमिली के साथ अपने हेल्थ पे हम ज़्यादा फोकस करते हैं। कंपनसेशन, फाइंडिंग न्यू वेज टू कॉप विद द लॉसेज और डिक्लाइन इन द एबिलिटी, क्योंकि हमारे जो हम एज बढ़ती है, ऐनक लग जाती है, बॉडी में जो है स्ट्रेंथ कम हो जाती है, ऑस्टियोपोरोसिस है, हड्डियों की प्रॉब्लम हो जाती है, तो यूजिंग ग्लासेस फॉर पोर विजन और मेमोरी एड्स टू रिमेंबर टास्क, बहुत सब चीज़ें होती हैं, अल्जाइमर है, बहुत मेमोरी लॉस होना शुरू हो जाता है, बहुत सारी प्रॉब्लम जो है डिजीज़ जो होती हैं वो एज के साथ साथ हमारे को घेर लेती है। इसलिए हमारा ये जो है सिलेक्शन, ऑप्टिमाइजेशन, कंपनसेशन, यानी ये उन्होंने कहा था कि हम ओल्ड एज के अंदर हम कैसे हेल्दी एजिंग की हम बात करते हैं, कैसे जो है हम लोग सक्सेसफुल एजिंग की बात करते हैं, तो जिसके भी हम इस एज में आके हम क्या किस चीज़ को हम मैनेज करते हैं। फिर करैक्टरिस्टिक्स ऑफ सक्सेसफुल एजिंग क्या होती है? फिजिकल हेल्थ, मेंटेनिंग फिटनेस थ्रू बैलेंस डाइट, एक्सरसाइज एंड मेडिकल केयर। कॉग्निटिव फंक्शनिंग में स्टेइंग मेंटली एक्टिव थ्रू रीडिंग, लर्निंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। इमोशनल वेलबींग, एक्सेप्टिंग लाइफ चैलेंजेस पॉजिटिवली एंड मैनेजिंग स्ट्रेस। सोशल एंगेजमेंट, स्टेइंग कनेक्टेड विद फैमिली, फ्रेंड्स एंड कम्युनिटी, क्योंकि आपकी जिम्मेवारी ख़त्म हो चुकी होती हैं ना, यूर फ्री जॉब से आपको रिटायरमेंट मिल चुकी होती है। पर्पस इन लाइफ, हैविंग मीनिंगफुल गोल्स, हॉबीज़ और वॉलंटियर वर्क दैट गिव्स अ सेंस ऑफ फुलफिलमेंट। तो इस टाइप से हमने क्या क्या ये करैक्टरिस्टिक्स। अब जो बात करेंगे फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग सक्सेसफुल एजिंग, हेल्दी लाइफ से कौन कौन से फैक्टर जो है हमारी अगर एजिंग है वो किस ढंग से हेल्दी होगी, सक्सेसफुल होगी, जब हेल्दी लाइफस्टाइल, जब हम रेगुलर एक्सरसाइज करेंगे, गुड डाइट, एडिक्वेट स्लीप एंड अवॉइडिंग हार्मफुल हैबिट लाइक स्मोकिंग और एल्कोहल। पॉजिटिव एटीट्यूड, ऑप्टिमिस्ट रहेंगे, ग्रेटिट्यूड, जितना हम नेगेटिविटी की तरफ जाएंगे उतना हम डिप्रेशन के शिकार होते जाएंगे, बिकॉज ओनली डिप्रेशन का जो सबसे मेन कारण जो है वो क्या, नेगेटिव थिंकिंग। तो जितना हम पॉजिटिव एटीट्यूड रहेगा, ऑप्टिमिस्ट रहेंगे, एक्सेप्टेंस हेल्प इन कोपिंग विद एजिंग चेंज, जो हम हमारी बॉडी में चेंजेस आ रहे हैं, जो भी हमारे कॉग्निटिव चेंजेस आ रहे हैं, फिजिकल चेंजेस आ रहे हैं, वही वी शुड बी रेडी टू वेलकम देम रादर देन अपोज देम।
Cognitive activity, continuous learning and mental exercises keep the brain एक्टिव। आपस में बातचीत करें, है ना, कोई पजल्स का गेम खेलें ताकि हम कॉग्निटिवली भी, है ना, कोई अपने आप को एक्टिव रखें। सोशल सपोर्ट, इमोशनल एंड सोशल कनेक्शंस रिड्यूस लोनलीनेस एंड प्रमोट हैप्पीनेस। जितना ज़्यादा हो सके अपने फ्रेंड सर्कल बनाएं। बहुत सारे लोगों से देखा है आजकल, आप देखते हैं कि पार्क्स में, जिम, जो सोसाइटीज़ होती हैं उनके ओल्ड एज के लोगों के लिए एक अलग अलग एक्टिविटीज़ होती हैं, सब मिलके इकट्ठे बातचीत करते हैं, पार्क में एक्सरसाइज करते हैं। इवन मैंने तो ये भी देखा कि जैसे हम लोगों की सोसाइटी है उसमें जो है ओल्ड एज के जो लोग होते हैं वो ऑन एवरी सैटरडे संडे दे डू द हवन ऑल्सो, और सब किसी एक घर से चाय आती है, सब चाय को एंजॉय करते हैं। डेली दे डू योगा एक्सरसाइजेस मोर देन 1 आवर। तो ये सब चीज़ें क्या होती है कि आपकी सोशल सपोर्ट बहुत ज़रूरी होती है आपके लोनलीनेस को दूर करने के लिए, प्रमोट हैप्पीनेस के लिए, हेल्थ के लिए, इकोनॉमिक सिक्योरिटी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, रिड्यूस स्ट्रेस एंड इम्प्रूव एक्सेस टू हेल्थ केयर। स्पिरिचुअली होना, फेथ, मेडिटेशन एंड माइंडफुलनेस कंट्रीब्यूट टू पीस ऑफ माइंड। तो ये सारे फैक्टर्स के सक्सेसफुल एजिंग के। फिर साइकोलॉजिकल इंटरवेंशन फॉर सक्सेसफुल एजिंग क्या होती है? Psychologists and counselors can help older adults maintain mental health and life satisfaction through cognitive behavior therapy की to deal with किसी की नेगेटिव सोच है उसको कैसे उसको पॉजिटिव में करना है, कैसे उसके जो दिमाग में नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, इरेशनल थिंकिंग है, ऑटोमेटिक थॉट्स हैं, उनको हटाना है to deal with depression, anxiety और loneliness। लाइफ रिव्यू थेरेपी एनकरेज रिफ्लेक्शन ऑन, कैसे उनको याद दिलाना कि आपके पीछे लाइफ में कितना अच्छा आपने किया था, टू फाइंड मीनिंग एंड एक्सेप्टेंस, उस चीज़ को वो जो है एक्सेप्ट कर सकें। लाइफ रिव्यू थेरेपी, सोशल स्किल्स एंड सपोर्ट प्रोग्राम एनकरेजिंग पार्टिसिपेशन इन कम्युनिटी और ग्रुप एक्टिविटीज़। हेल्थ एजुकेशन प्रमोट्स अवेयरनेस ऑफ हेल्दी हैबिट्स एंड डिजीज प्रिवेंशन। माइंडफुलनेस एंड रिलैक्सेशन यानी रेड्यूस स्ट्रेस एंड इंक्रीज इमोशनल वेलबींग। कहने का मतलब क्या है कि इस टाइप के हम साइकोलॉजिकल इंटरवेंशन से जो एजिंग है उसको सक्सेसफुल कर सकते हैं। तो इस टाइप से आपने देखा कि कैसे हम लोगों ने जो है पूरा एज पर आपका जो है यूजीसी का सिलेबस है हमने उसको ही कवर किया है। आप देख रहे हैं यूनिट 9 में, ये है यूनिट 9 की फर्स्ट वीडियो है ह्यूमन डेवलपमेंट एंड इंटरवेंशंस पे। आपका सिलेबस जैसे डेवलपमेंट प्रोसेसेस हमने किया, नेचर किया, प्रिंसिपल्स किए, फैक्टर्स किए, स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट के सक्सेसफुल एजिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करेंगे और यूनिट 9 और जो स्टूडेंट ने नया ज्वाइन किया है फॉर देम आई एम जस्ट कन्वेइंग ए मैसेज कि जैसे ही हमने जैसे अभी आप 9 यूनिट पे हैं, इससे पहले जो टोटल 8 यूनिट हम लोगों ने कवर किए हैं, हर यूनिट के एंड में जैसे ही वो यूनिट हमने कंप्लीट किया है उस एक यूनिट में जितनी भी वीडियोस बनी है हमने उसका एक सिंगल लिंक आपके साथ शेयर किया है ताकि आप एक सिंगल वीडियो में उस यूनिट में जितनी भी जो मटेरियल है आप उसको सिंगल विजिट में, सिंगल सीटिंग में एंजॉय कर सकें। थैंक यू फॉर बीइंग पार्ट ऑफ दिस फ्री यूट्यूब चैनल।